वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो लास्ट वीडियो में अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ कि एक वीडियो में एक यूनिट पूरी कर रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में बना रही थी पर मुझे लगा बहुत लेंदी हो रहा है, अप्रॉक्स 45 मिनट्स का हो गया था। तो मैंने एक टॉपिक छोड़ा दिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से बना दे रही हूँ क्योंकि इससे MCQs आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और MCQs कैसे आएंगे, क्या एग्जाम्पल्स या क्या ट्रिक्स है सॉल्व करने की, वो मैं वीडियो के बीच बीच में बताती रहती हूँ। लास्ट में भी बताया था मैंने, इस वीडियो में भी ऐसे ही बताऊंगी, तो उसके लिए आपको रुकना तो ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोशिश करूँगी बहुत ईजी लगे आपको और बहुत जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस। वो भी उसमें झुआ भर की हेडिंग्स हैं, तो उसको भी मैंने छोटा किया है। एंड हाँ, छोटा भी किया है। एंड सेकेंडली कि उसके भी कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं कि आपको बहुत ईजी लगे कि बहुत छोटा सा और क्रिस्प सा कंटेंट आपको याद करना है, दैट्स इट, ठीक। MCQs में बीच बीच में बताती हूँ, उसके लिए आपको बिल्कुल ही एंड तक देखना ही पड़ेगा। एंड यस, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। एंड वन थिंग और, हाँ, जो नोट्स मैं डालूँगी उनमें मैं ये फॉर्मूलाज नहीं डाल रही क्योंकि वो मैं वीडियोस में डाल रही हूँ और ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बट फिर भी जो नोट्स है वो बहुत टू द पॉइंट है। लाइक जो मैं पढ़ाती हूँ साथ साथ में कंटेंट भी आता रहता है, तो वो मेरे नोट्स का ही कंटेंट होता है। अगर आपको वो कंटेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल लगे या लगे कि बहुत आपके लिए मैं कह सकती हूँ रिलेटिव है, आपको पढ़ने में ईजी लग रहा है, तो आप वो एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है और जितनी भी वीडियोज़ अब तक डाली सबका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? पहले डिमांड से पहले हम ये समझेंगे कि इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई कर्व या फिर डिमांड कर्व। चाहे डिमांड कर्व हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया, चाहे सप्लाई कर्व हो, आगे में भी हो, ठीक। उनकी जो प्राइस के रेफरेंस में या फिर प्राइस के प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कैसी है, डिमांड कैसी है, प्राइस घटा तो कैसी है, तो प्राइस के रेफरेंस में उनकी जो भी रिस्पॉन्सिवनेस रहती है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब प्राइस के डिफरेंस में इलास्टिसिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, प्राइस जो प्राइस के चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग या फिर उस पर सप्लाई या डिमांड का क्या रिएक्शन आता है, ये इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो दो वर्ड याद रखना, रिलेटिव, रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी जहाँ भी पूछें, ये नहीं कि अगर प्राइस, एडवर्टीजमेंट अगर नाम लिया स्पेसिफिकली तो बात अलग है, वो परसेंटेज चेंज होगा। बट अगर सिर्फ इलास्टिसिटी वर्ड का यूज़ किया है तो वो क्या है, रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। किसके रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस? प्राइस के रिलेटेड, ओके। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो चीज़ें याद रखना, जितनी हायर इलास्टिसिटी होगी मतलब प्राइस और डिमांड और सप्लाई, उतने ज़्यादा चेंजेस उन तीनों में आए होंगे। और जितनी लोअर इलास्टिसिटी होगी, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी समझ में आ जाएगा, उतने ही कम चेंजेस प्राइस, डिमांड और सप्लाई में आए होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिमांड की इलास्टिसिटी की, तो चार टाइप की डिमांड की इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहले होती है प्राइस इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इनकम इलास्टिसिटी, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। व्हेन टू टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अगर प्राइस वर्ड ना भी यूज़ किया जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी प्राइस इलास्टिसिटी होती है। अब क्यों होती है? लॉजिक, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड या सप्लाई कर्व का प्राइस के रेफरेंस में रिस्पॉन्स करना। तो जब ऑलरेडी इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब ही होता है प्राइस के रेफरेंस में रिस्पॉन्स करना, तो प्राइस इलास्टिसिटी आप बोलो चाहे ना बोलो, बात तो यही हुई ना, प्राइस के रेफरेंस में ही रिस्पॉन्स करेगा ना। इसी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। अगर ऐसा कोई MCQ आएगा तो ये क्लियर है रीज़न, ओके। देन वी हैव, ये होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्राइस हो, चाहे इनकम हो, चाहे क्रॉस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, सबकी डेफिनेशन आपको नहीं याद करनी है। बेसिक जो रूल चलता है वो ये चलता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। फैक्टर क्या? अफेक्टिंग फैक्टर, जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, अफेक्टिंग फैक्टर, ठीक। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हर जगह सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड,
ठीक है। बस नीचे अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं या उसके डेफिनेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको फैक्टर की जगह प्राइस वर्ड यूज़ करना है। सेम चीज़ अगर आप इनकम पढ़ रहे हैं या उसके डेफिनेशन लिख रहे हैं या उसको MCQs में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ फैक्टर की जगह इनकम वर्ड यूज़ करना है। फैक्टर की जगह क्रॉस इलास्टिसिटी में 2 कमोडिटीज़ यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये फैक्टर की जगह एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में एडवर्टीजमेंट वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो सारे फॉर्मूले सेम पैटर्न पर है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये थी हमारी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के टाइप के कंसेप्ट्स की। जब हमें ये पता चल गया कि क्वांटिटी डिमांडेड जो भी है उसका परसेंटेज चेंज अपॉन प्राइस का परसेंटेज चेंज। डेल्टा का मतलब हमेशा होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू। इस साइन को हम डेल्टा बोलते हैं। वैसे तो मैं मैथ्स की हूँ नहीं, बट हाँ इतना मुझे पता है कि इस साइन को डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। मतलब ओरिजिनल और इनिशियल का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो होता है ये। अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी 1 है, अब क्वांटिटी 2 हो गई, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा क्वांटिटी निकालने के लिए आपको इसमें से इसको नहीं माइनस करना है, ये गलत है। आपको क्वांटिटी 2 में से क्वांटिटी 1 को माइनस करना है, तो आप डेल्टा क्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, पर आपको क्वांटिटी 2 में से मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी अभी जो चल रही है और जो ओरिजिनल थी, तो इनिशियल में से ओरिजिनल को माइनस करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको MCQs में आ गया कि व्हाट इज द डेल्टा क्यू इन द फॉलोइंग वेयर द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X was 30 एंड नाउ इट इज़ 35। तो पहले आपको 30 डिमांड की गई थी, फिर अब 35 डिमांड कर ली गई, तो जो डेल्टा क्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, 35 माइनस 30 विच इज़ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 5। तो अभी जो आपका चेंज इन कमोडिटी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, वो 5 है, ठीक है। सेम चीज़ प्राइस के साथ होता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला वी मेक इट आउट। अब हम प्राइस की जो डिटर्मिनेंट्स हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो पढ़ते हैं। जो पहला डिटर्मिनेंट या फिर जो पहला फैक्टर है, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। मान लीजिए कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पेप्सी एंड कोको कोला ले लेते हैं, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड उसका जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहे, ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। तो जो लॉयल्टी बेस्ड कस्टमर होंगे वो भले ही उसी को परचेज़ करें, बट अदरवाइज बाकी के जो मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में भी समझा रही थी, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक। दूसरा फैक्टर है हमारे पास पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स इनकम। अब जैसे मान लो कि कोई भी कंज्यूमर है, उसकी इनकम में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो कमोडिटी होती है वो होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोर होती हैं। जब उसकी ये तीनों बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट हो जाती हैं तब वो बाकी चीज़ों में खर्च करता है। मेजॉरिटी यही करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी जो कमोडिटी है उसकी जो पोजीशन है कंज्यूमर के बजट में, उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे मान लीजिए कि किसी का नॉर्मल एक चीज़ है, लाइक वी कैन से लग्जूरियस गुड्स है या फिर हम कह सकते हैं कुछ लेजर गिविंग गुड्स हैं, उनकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर से नीचे ही होगी, ठीक है। कपड़ा खरीदना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अ पर्सन देन टू कि इस ब्रांड का या फिर इतना महंगा खरीदना। अगर उसके पास कपड़े खरीदने जितना इनकम होगा तो वो उसके बाद ब्रांड को प्रेफर करेगा। ये नहीं कि उसके पास कपड़े ही नहीं है बट वो पहले ब्रांड को ही प्रेफर कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में होगा कंज्यूमर के, उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक होती है डिमांड। अब जैसे कि कोई ब्रांड का कपड़ा है वो काफ़ी महंगा है, उसकी रेंज ही अप्रॉक्स 1000 या फिर 2000 के अबव से स्टार्ट होती है, तो वो उन्हीं कंज्यूमर्स की लिस्ट में होगा, इनकम या परचेज लिस्ट में, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी डिमांड क्या है, एक मेजॉरिटी ऑफ द क्लास या फिर मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में बटी हुई है कि इसी लेवल के या फिर इसी स्टेटस के कस्टमर्स उसको खरीद सकते हैं। तो उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो उतना ही कम है, ठीक है। अब जिसके मंथली इनकम ही 10,000 है वो 2000 कपड़ा थोड़ी खरीदेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो आपके बजट में जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऊपर नीचे होती रहती, ठीक है। देन वी हैव नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दैट कमोडिटी, जॉइंट डिमांड, कंज्यूमर की हैबिट, जितना हैबिचुअल होगा उतना ज़्यादा खरीदेगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल हो गया या फिर बाकी जो ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं। ब्रांड, अब जितना जो इंसान ब्रांड के पीछे पागल होगा वो कितना भी महंगा हो जाए या कितना भी सस्ता हो जाए वो उसी ब्रांड का कपड़ा खरीदेगा। टाइम पर्सपेक्टिव भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कि जो समर के प्रोडक्ट्स हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गया,
कंपैरेटिवली विंटर में वो समर्स में ज़्यादा ही बिकेंगे और विंटर में कम ही बिकेंगे। बहुत कोई इंसान पागल होगा तो वो विंटर में ठंडी कोल्ड ड्रिंक और ठंडी आइसक्रीम्स खाएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसे अवॉइड ही करते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, लिखती भी जाती हूँ साथ में मैं, जो आता है कंटेंट, अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी या फिर डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे टाइप्स या फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कि अगर प्राइस इलास्टिक है तो किस किस हद तक या किस किस सिचुएशन में इलास्टिक है, ठीक है। जब प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी पर है, लाइक मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, प्राइस एक्स और पी, ठीक है, इन्फिनिटी पर है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस में तुम कुछ भी चेंज कर लो, डिमांड जो है उसमें वो अफेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अब पेप्सी अपने प्राइस को एकदम ही गिरा दे या फिर एकदम ही उठा दे, बट उसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तो डिमांड पर कम से कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस के डिफरेंस में वो बहुत इलास्टिक है, उसका बढ़ना घटना कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसके लिए हम इसमें ज़ीरो होता है इक्वल टू इन इलास्टिक क्या होगा। अब वीट है, लाइफ की बेसिक नेसेसिटी, वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, इन सब की डिमांड क्या प्राइस बढ़ने पे घट जाती है? नहीं घटती है ना। हम महामारी कह देते हैं, हम भुखमरी कह देते हैं, हम बहुत महंगाई कह देते हैं, इन्फ्लेशन कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बट क्या इंसान खाना बंद कर देता है प्राइस बढ़ने पर? वो खाता तो है ही ना, बट ऑब्वियसली अब जैसे मान लीजिए कि नींबू के रेट बढ़े, धनिया के रेट बढ़े, तो वो चीज़ एक सेकेंडरी इशू है, उसमें डिमांड इसकी इलास्टिक है। कुछ दिन के लिए नहीं खाएंगे नींबू, कुछ दिन के लिए नहीं खाएंगे धनिया, बट वीट, राइस, ये सब इन इलास्टिक है कम्प्लीटली, रोज़ चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक डिमांड हो गई। अब जब बात करते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी है, अगर वो 1 के इक्वल है तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप लॉजिक देखो तो जब ये क्या बोलते हैं इन्फिनिटी है तो मतलब वो इलास्टिक है, इन्फिनिटी मतलब लिमिटलेस, तो इलास्टिसिटी मतलब भी लिमिट, जितना चाहो उतना खींच लो, ठीक है। अब इक्वल टू 0 है मतलब इन इलास्टिक, कुछ भी नहीं है, तो जस्ट ऑपोजिट इन इलास्टिक हो गया। इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट, 1 का मतलब यूनिट होता है ना, तो यूनिटरी इलास्टिक। अब इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि जो प्राइस में चेंजेस आ रहा है उसी के इक्वल डिमांड में भी चेंजेस आ रहा है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स में जितना चेंज आ रहा है, तो जैसे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड भी उसकी घट रही है, या प्राइस उसका घट रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ रही है, मतलब चेंजेस इक्वल लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि जब प्राइस की इलास्टिसिटी 1 से कम हो, लाइक समवेयर 0 और 1 के बीच में 1 से कम हो, तो वो एक इन इलास्टिक, परफेक्टली नहीं पर वो एक इन इलास्टिक डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जियां, ठीक है, अब सारी ही सब्जियों का प्राइस इन फॉर से कि बढ़ गया एक साथ, ठीक है, तो वो कुछ हद तक इंसान कम करेगा, लाइक दाल प्रेफर करेगा या कुछ और प्रेफर करेगा, बट कितने हद तक कम करेगा? तो जैसे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं और सब्जियों का प्राइस अचानक से एकदम ही बढ़ गया, तो 100 में से आई थिंक अप्रॉक्स 50 होंगे या फिर हम कह सकते हैं 60-70 होंगे जो लोग एक दफ़ा कुछ दिन के लिए दाल प्रेफर करेंगे, इंतज़ार करेंगे प्राइस कम हो तो सब्जी प्रेफर करें, बट कुछ तो होंगे ना जिन्हें सब्जी चाहिए होगी, जिनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली नहीं पर हाँ इन इलास्टिक है कि सब्जियों की डिमांड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी बहुत कम नहीं होगी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक। अब जब 1 से ज़्यादा है प्राइस इलास्टिसिटी, अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब की बात कर रही हूँ, जब फॉर्मूला अप्लाई करके जो आंसर आएगा अगर वो 1 से ज़्यादा है तो वो मतलब इलास्टिक डिमांड है। फर्स्ट ए अगेन द सेम एग्जाम्पल, आप जैसे मान लेते हैं कि कह सकते हैं कि सर्विस टैक्स बढ़ गए, तो आप जिन फेवरेट रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं उनका जो एंड जो आपका बिल आएगा, बट ऑब्वियसली सर्विस टैक्स बढ़ गए तो थोड़ा ज़्यादा आएगा कंपैरेटिवली, तो आप थोड़ा सा कम कर दोगे जाना, क्या प्रॉब्लम है? जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, अपर सेक्शन के मेजॉरिटी, उनको हम डील नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड से एक्सेप्शन है, बढ़ जाए कितना ही प्राइस हो तो खाएंगे, खरीदेंगे, करेंगे। तो बस जो हम डील करते हैं यहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास लोग होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं, इसलिए हम उनके रेफरेंस में ही बात करते हैं, ठीक। तो वो एक इलास्टिक डिमांड हो गई या फिर इलास्टिक लेवल हो गया प्राइस इलास्टिसिटी का, ठीक है।
अब सेम चीज़ जब हम इनकम में बात करेंगे, एकदम सेम है। क्वांटिटी डिमांड में इनकम के अकॉर्डिंग जो चेंज आएगा वो इनकम इलास्टिसिटी होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर। ठीक, इसमें भी जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम यही 5 टाइप्स है। मैं आपको एक बारी पढ़ के सुना देती हूँ। अगर हाई इनकम इलास्टिसिटी होगी तो मतलब ये है कि जो डिमांड का चेंज है वो इनकम के चेंज से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं पैसा आ जाए तो बस ये खरीदना है, ठीक है, तो अगर उनकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है या थोड़ी सी भी घटती है तो उनकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ेगी या उससे ज़्यादा घट जाएगी। जब हम यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो जो डिमांड का चेंज होता है और इनकम का चेंज होता है समथिंग समथिंग सिमिलर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम 10,000 से बढ़ के 12,000 हुई तो हम 2,000 जितनी ही डिमांड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम लो इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड करेंगे तो वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं कि इनकम बढ़ेगी तो मैं सेव करूँगा और यहाँ इन्वेस्ट करूँगा या ये वो करूँगा, तो उनकी इनकम तो बढ़ गई ज़्यादा लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि उनका पैटर्न ऑफ सेविंग उन्होंने डिसाइड कर रखा था। तो ये लो इनकम इलास्टिसिटी है। फिर ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी पे सेम चीज़ है, इनकम कितनी भी बढ़ जाए डिमांड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। 10,000 से बढ़ के 1,00,000 हो जाए तो क्या तुम एक्स्ट्रा खाना खाने लगोगे? तो वहाँ पर खाने की डिमांड तो उतनी हुई थी पहले थी, तो ये वो केस है। अब जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है उसमें इनकम तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है पर डिमांड ऑन एन एवरेज थोड़ी बहुत घट ही रही होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में बस छोटू सा डिफरेंस है, वो ये है कि क्वांटिटी एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो वाई के प्राइस चेंज होने पे कैसे चेंज होती है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस चेंज इन कमोडिटी वाई। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी इंसान क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो गुड्स कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। कभी कभी दोनों की रिक्वायरमेंट एक साथ होती है। जैसे मान लीजिए पेप्सी कोका कोला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। पेन का क्या करोगे अगर उसमें इंक नहीं होगी, और इंक का क्या करोगे अगर पेन नहीं खरीदोगे, ठीक है। एंड बाकी जो जितने भी गुड्स बच जाते हैं इन कॉम्बिनेशन से वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट गुड्स होते हैं। तो क्रॉस इलास्टिसिटी इसीलिए की जाती है। अब इस हेल्पफुल कहाँ है? कॉम्पिटिटर्स के फर्म को जज करने के लिए। लाइक मान लीजिए कि आप सेम इंडस्ट्री में हैं, दो डिफरेंट ब्रांड की फर्म्स हैं और वो दोनों अगर आपस में कॉम्पीट करना चाहें, प्राइस देखना चाहें या डिमांड चेंज देखना चाहें कि अगर उनका प्राइस बढ़ा या मैंने बढ़ाया या पहले मैंने प्राइस घटाया फिर उन्होंने घटाया, अगर कंपटीशन करना चाहें तो वहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब इसका 3 कंक्लूजन निकल के आता है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, अगर उसमें पेप्सी का रेट, मान लो गुड एक्स है पेप्सी और गुड वाई है कोको कोला, पेप्सी का रेट अगर बढ़ा तो कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि पेप्सी का कंजम्पशन कम हो जाएगा रेट बढ़ने की वजह से। कोको कोला सेम रेट पे मिल रहा है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, कोको कोला का रेट बढ़ा तो पेप्सी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पेन का प्राइस बहुत बढ़ गया, ड्रास्टिकली बढ़ गया, 10 रुपये की 5 रुपये की पेन आ ही नहीं रही, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही पेन कंज्यूम कर रहे हैं, अब उनका इंक कंजप्शन भी खत्म। तो अगर डिमांड गुड 1 की डिमांड घट जाएगी तो गुड 2 की डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। गुड 1 का प्राइस बढ़ जाएगा तो गुड 2 का भी प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियसली सेम चीज़, गुड 1 की डिमांड बढ़ेगी तो गुड 2 का भी डिमांड बढ़ जाएगा। पेन की डिमांड बढ़ी तो इंक की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, पेन लेके यूज़ तो करोगे ही करोगे। एंड द थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंट गुड्स लाइक मूवी टिकट और ब्रेड। मूवी टिकट कितनी भी महंगी हो जाए, ब्रेड कितना भी सस्ता हो जाए, दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो ब्रेड की जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, अपने हिसाब से बदलेगी और घटेगी, और जो मूवी टिकट्स की डिमांड है वो भी अपने हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन विच वी हैव इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। सिंपल है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में भी 5 आपको स्टेजेस ही मिलेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो आपके एडवर्टीजमेंट के खर्चों के कंपैरिजन में कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। फॉर इंस्टेंस अगर हम मान के चलते हैं कि जैसे कि आपका जो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी है वो 0 आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, कितना भी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर लो, आपकी सेल पे कोई असर नहीं दिख रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 1 से कम आई, तो मतलब ये कि आप जितना अपना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बढ़ा रहे हो उससे ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट थोड़ा ही चल रहा है पर ज़्यादा इफेक्टिव चल रहा है, ठीक है। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है तो मतलब जितना आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा पड़ रहा है उतनी आपकी सेल बढ़ रही है, इक्वल चल रहा है दोनों। और अगर आपकी जो एडवर्टीजमेंट की इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा है तो इसका एडवर्टीजमेंट के खर्च इसका मतलब कि आपके जो एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं
वो आपकी डिमांड को उस लेवल तक नहीं बढ़ा रहा है जिस लेवल तक आपके एडवर्टीजमेंट के खर्चे बढ़े हुए हैं। ओके, सो अब हमने इलास्टिसिटी पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहला यूज़ है कि प्राइस पॉलिसी वगैरह में, ठीक है, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हेल्पफुल होता है। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि लाइक कि सेम गुड्स को अलग अलग रेट पे सोसाइटी के अलग अलग क्लास के लोगों को बेचना, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी MCQs में आ सकता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 डिग्रीज या 5 टाइप्स याद करना, इन्फिनिटी, 0, 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक, क्योंकि ये इनकम में भी है, या आपका एडवर्टीजमेंट में भी है, और सबका मतलब सेम है, ठीक है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये जो टाइप है इन्फिनिटी वाला, ये सिर्फ प्राइस में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 0 मतलब कम्प्लीटली इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा किसी भी रेफरेंस में, चाहे इनकम वाला केस हो चाहे एडवर्टीजमेंट वाला केस हो। इक्वल टू 1 का मतलब यूनिटरी, जो चेंज इनकम में, जो चेंज प्राइस में, जो चेंज एडवर्टीजमेंट में, सेम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। लेस देन 1 का मतलब हमेशा होगा कि जो हमारा इनकम है या जो हमारा प्राइस है या जो हमारा एडवर्टीजमेंट है उसके कंपैरिजन में डिमांड में बहुत ही लेस चेंजेस आना, ठीक है। और मोर देन 1 का मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आना। इसमें भी कुछ याद नहीं करना, याद रखना, अगर लेस देन 1 है तो डिमांड में कंपैरेटिवली कम चेंज आना, मोर देन 1 है तो मतलब डिमांड में कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आना, चाहे कंपेयर करो प्राइस से, चाहे इनकम से, चाहे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो ये चीज़ें MCQs पैटर्न में ज़रूर से ज़रूर आ सकती हैं। जैसे आपको पूछ लिया कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड शोज विच काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ऑप्शंस में दे दिया इन्फिनिटी, 0, 1, मोर देन 1, नॉन ऑफ द अबव, कुछ भी दे दिया ऑप्शंस में। अगर आपको पता होगा परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इन्फिनिटी होता है तो आप इन्फिनिटी पे ऑप्शन को चूज़ करके चले आएंगे, ठीक है। सेम चीज़ ऐसा करके बाकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यूज़ है वो है हमारा कि नेक्स्ट यूज़ वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। फिर नेक्स्ट यूज़ हमारा है लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स के फर्म की जो है नॉलेज गेन करना है, फिर उनके फर्म से कम्पीट करने के लिए प्राइसिंग पॉलिसीज़ बनाना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेट करना, टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी पॉलिसी एंड टैक्स बर्डन को शिफ्ट करना वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ों के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी या फिर डिमांड इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस वाज इट। ये टॉपिक लिटरली इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs कई सारे बन सकते हैं। अब बनेंगे कहाँ से आपको मैंने बता दिया, यहाँ से बनेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज इनकेस अगर पूछ लिया तो, और बाकी जो आपको एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन बताया था। प्रैक्टिकल में बहुत नहीं घुसना है, जितना हो सके थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। सो नोट्स बिल्कुल पढ़ लेना एंड द नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट 2, पूरी यूनिट 2 एक ही में कवर करूँगी मैं, प्रोडक्शन एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस। उसकी हेडिंग्स शॉर्ट और क्रिस्प करके मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए, एंड वील मूव ऑन टू दैट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो, और बाकी के पुराने वीडियोस इधर उधर लगे हुए हैं, देख कर जाना।